हेलो स्टूडेंट्स। अगर हम लीडर के बारे में आम शब्दों में बात करें कि लीडर क्या होता है, तो जो किसी काम को, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को या जो किसी वर्क को जो लीड करे उसको हम लीडर का नाम देते हैं। जैसे अगर हम एजुकेशन के फील्ड में बात करें तो प्रिंसिपल स्कूल को लीड करता है, स्कूल के काम को लीड करता है तो उसको लीडर बोलते हैं। या फिर कोई डिपार्टमेंट का हेड है, वो उस डिपार्टमेंट को लीड करता है तो उसको हम लीडर का नाम देते हैं। तो ऑलमोस्ट हर फील्ड के अंदर कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी फील्ड है, हर फील्ड के अंदर हम लीडर की बात करते हैं। पर जब हम लीडर टर्म का यूज़ करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि एक अच्छा लीडरशिप किस चीज़ से मिलके बनती है। व्हाट कंस्टिट्यूट्स लीडरशिप आप किसको मानते हैं, किस पर्सन को लीडरशिप का दर्जा दिया जाता है। एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो किन क्वालिटीज़ की हम बात करते हैं, वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम एक इफ़ेक्टिव लीडर के अंदर मानते हैं कि होनी चाहिए। और एक कौन सा जो लीडरशिप स्टाइल है उसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है। या फिर अगर हमें लीडरशिप को मेज़र करना है तो किस तरह से मेज़र किया, किस टर्म्स में मेज़र किया जाता है। तो जब भी लीडरशिप की बात आती है तो ये इतने सारे सवाल हमारे मन में आते हैं कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि लीडर के अंदर। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए टाइम टू टाइम पे बहुत सारी रिसर्चेज हुई, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया, सर्वे किया। और इन सर्वे का जो रिज़ल्ट निकला उनके बेस पे कुछ थ्योरीज़ को डेवलप किया गया जिनको हम थ्योरीज़ ऑफ लीडरशिप का नाम देते हैं। आज के टॉपिक में हम उन्हीं थ्योरीज़ की बात करेंगे कि लीडरशिप की कौन कौन सी थियरीज़ हैं, उनकी हम बात करेंगे। फर्स्ट जो थियरी थी लीडरशिप की, थियरी एक्स और थियरी वाई, जिसको हम मानते हैं थियरी एक्स एंड थियरी वाई। तो अब ये थियरी एक्स और वाई क्या है, इसमें हम किस चीज़ की बात करते हैं लीडरशिप के बारे में। इसमें हम कहते हैं कि लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे द काइंड ऑफ फिलोसफी अबाउट अदर पीपल दैट अ लीडर हैज़ डिटरमाइन हिज लीडरशिप बिहेवियर, कि दूसरों के बारे में किस तरह की फ़िलोसफी है, कि ह्यूमन के बारे में, दूसरे ह्यूमंस के बारे में किस तरह की फ़िलोसफी है एक पर्सन की। वो फ़िलोसफी, वो दूसरे पर्सन के बिहेवियर के बारे में फ़िलोसफी उसके लीडरशिप को डिटरमाइन करती है। जैसे अगर मैं मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा मानना है कि लोग जो हैं आलसी होते हैं, बिना उनको डराए धमकाए काम नहीं कराया जा सकता, उनके ऊपर कंट्रोल किए बिना काम नहीं कराया जा सकता, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरी क्वालिटीज़ भी एज ए लीडर, मेरी क्वालिटी ऐसी हो जाएंगी कि मैं अथॉरिटेटिव होऊंगा या फिर ऑटोक्रेटिव होऊंगा। लोगों मतलब मेरा ये, मैं एक कंट्रोल करने वाला लीडर का काम करूंगा, इस तरह की। यानी कि जो इस थ्योरी में ये माना गया, थ्योरी एक्स और वाई में, कि जो ह्यूमन नेचर के बारे में जो फिलोसफी है, एक पर्सन की ह्यूमन नेचर के बारे में जो फिलोसफी है वही डिटरमाइन करती है उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को। इस अप्रोच को डेवलप किया था, दिस अप्रोच वाज डेवलप बाय डगलस ग्रेगर। डगलस ग्रेगर ने इस अप्रोच को डेवलप किया था। अकॉर्डिंग टू डगलस ग्रेगर, लीडरशिप स्टाइल इज डिटरमिन्ड बाय द वे द लीडर perceives his subordinates, by the some assumptions that he makes about human nature and human motivation। कहते कि डगलस ग्रेगर ने ये बोला कि जो ह्यूमन बिहेवियर वो एज्यूम करता है, एक लीडर एज्यूम करता है कि इस तरह का ह्यूमन बिहेवियर होता है लोगों का, तो वो उसी तरह से फिर अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रीट करता है, उसी तरह की उसकी क्वालिटीज़ हो जाती हैं एज अ लीडर। अब मैकग्रेगर ने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में दो अजम्पशंस ली हैं, दो अजम्पशंस वो लेके चले हैं कि ह्यूमन बिहेवियर दो तरह का हो सकता है। किसी भी ह्यूमन का बिहेवियर को उन्होंने दो कैटेगरीज के अंदर अज्यूम किया है, जिसको एक थ्योरी एक्स का नाम दिया गया और दूसरी को थ्योरी वाई का नाम दिया गया। थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन का जो बिहेवियर है, ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में ग्रेगर ने क्या एज्यूम किया,
एक्स थ्योरी के अंदर जो उन्होंने पर्सन रखे हैं, जो पीपल रखे हैं, उस तरह के पीपल रखे हैं, आर दैट पीपल इन जनरल प्रेफर टू बी डायरेक्टेड। इस तरह के पीपल होते हैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों का ऐसा नेचर होता है जिनको हमेशा डायरेक्शन की जरूरत होती है। वो सेल्फ डायरेक्टेड नहीं होते हैं, वो खुद काम नहीं कर सकते, उनको हमेशा डायरेक्शन की जरूरत है। दे आर ट्राई टू श्रक, वो हमेशा, शक होता है काम से जी चुराने वाले लोग, जो होते हैं काम से जी चुराने वाले होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने वाले होते हैं। एंड कीप देयर ओन इंटरेस्ट एंड सेफ्टी अबव ऑल अदर थिंग्स, और अपनी जो उनका अपना जो इंटरेस्ट है, जो उनके फ़ायदे के लिए है, जो उनकी जॉब को बचाने वाला है, उसको प्रायोरिटी पे रखते हैं। जबकि जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए या जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं, उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं। इस तरह के नेचर के लोग माने गए हैं एक्स थियरी के अंदर। और क्या एज्यूम किया गया इस थ्योरी के अंदर कि लोगों का नेचर और किस तरह का होता है। द पीपल डू नॉट लाइक टू वर्क, दे आर नॉट एंथुजियास्टिक अबाउट वर्क एंड प्रेफर टू बी डायरेक्टेड। ये इस तरह की इस थ्योरी में माना गया कि जो इस तरह के जो लोग होते हैं, इस तरह के नेचर के, वो काम करना पसंद नहीं करते, हमेशा उनको डायरेक्शन की जरूरत होती है। जैसे हमें जानवरों को डायरेक्शन देनी पड़ती है ना, मार मार के इधर उधर चलाना पड़ता है, इस तरह के लोग होते हैं इस कैटेगरी के अंदर जो लोग एज्यूम किए गए, जो नेचर एज्यूम किया गया। पीपल हैव लिटिल कैपेसिटी फॉर क्रिएटिविटी इन सोल्विंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। कहते हैं कि इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो रिलेटेड हैं, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सोल्व करने में क्रिएटिव नहीं होते हैं, उनको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है उसको सोल्व करने के लिए भी। दे आर मोस्ट एंड ओनली फॉर देयर फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स। वो सिर्फ अपने काम के लिए कि बस हमें सैलरी मिल रही है, हमें काम करना है, हमारी जॉब सिक्योर है, इस तरह से काम करते हैं। मतलब वो लीड लेके काम करने वाले नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल नीड टू बी कंट्रोल्ड एंड आफ्टर फोर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि उनके ऊपर कंट्रोल रखना पड़ता है, उनके ऊपर चेक रखना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है। तो जो मैनेजर जो हैं, जो लीडर जो हैं, इस तरह के ह्यूमन नेचर के अंदर विश्वास रखते हैं, इस तरह की फिलोसफी के अंदर विश्वास रखते हैं कि ह्यूमन जो हैं इस तरह के ही होते हैं, उनको कंट्रोल करना होता है, उनको डायरेक्ट करना होता है, वो काम करना पसंद नहीं करते। अगर उनके दिमाग में ये फिलोसफी है किसी पर्सन के बारे में, इंडिविजुअल्स के बारे में, ये फिलोसफी है उनके दिमाग में, उनके नेचर के बारे में, तो इस तरह के जो मैनेजर होते हैं वो हमेशा, इस तरह के जो लीडर होते हैं जिनकी ये फिलोसफी है, वो हमेशा हमेशा जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो उसके नीचे काम करने वाले हैं, उनके हमेशा ऊपर चेक रखने वाले होते हैं। कभी भी जाके उनको चेक करेंगे कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं और उनको क्लोजली सुपरवाइज करते हैं। दिस मैनेजर्स हैपन टू बी अथॉरिटेरियन, ऑटोक्रेटिव, अथॉरिटी वाले होते हैं, अथॉरिटेरियन होते हैं, ऑटोक्रेटिव होते हैं, अपना मतलब हक जमाने वाले, टास्क ओरिएंटेड, रिजिड एंड स्ट्रिक्ट। टास्क ओरिएंटेड होगा, उनको काम से मतलब होता है, जैसे मर्जी करो, काम करने से मतलब होता है उनको। यहाँ पे वो इंडिपेंडेंसी नहीं देते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग की यहाँ पे बात नहीं की जाती है। जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं वहाँ सिर्फ उनको काम से मतलब है, वो रिजिड हैं काम के लिए। एक्सटर्नल कंट्रोल होता है यहाँ इस थ्योरी में। जो विश्वास रखने वाले जो लीडर होते हैं वो एक्सटर्नल कंट्रोल के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, एक्सटर्नल कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट। तो थ्योरी एक्स के अंदर इस तरह के पर्सन्स की बात की गई है, इस तरह के ह्यूमन नेचर की बात की गई है जिनके ऊपर कंट्रोल से ही काम कराया जाता है। और इस तरह की जो फिलोसफी के अंदर विश्वास रखते हैं, ह्यूमन नेचर के अंदर विश्वास करने वाले जो लीडर होते हैं वो ऑटोक्रेटिव होते हैं और कंट्रोल करने वाले होते हैं और क्लोजली चेक रखने वाले होते हैं, हर टाइम चेक रखने वाले होते हैं। दूसरा जो अगर थ्योरी वाई की बात करें, इस थ्योरी में क्या एज्यूम किया गया, ग्रेगर ने क्या एज्यूम किया कि ह्यूमन जो बिहेवियर होता है उसमें इस तरह के, मतलब उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ये बात एज्यूम की कि पीपल जो होते हैं कि वो नेचर से लेजी नहीं होते हैं, आर नॉट लेजी बाय नेचर
एंड अनरिलायबल, ऐसे भी नहीं होते कि उन पर विश्वास ना किया जा सके और हमेशा उनके ऊपर चेक रखा जाए, ऐसे नहीं होते हैं लोग। लेजी नहीं होते हैं, अनरिलायबल नहीं होते हैं, एंड दैट दे कैन बी सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड मीन्स उनको अंदर से होता है कि मैंने काम करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह से माना गया इस थ्योरी में कि लोगों का इस तरह का नेचर होता है। एंड क्रिएटिव इन सिचुएशन ऑफ वर्क इफ दे आर अप्रोप्रिएटली मोटिवेटेड, और वो क्रिएटिव भी होते हैं अगर उनको प्रॉपरली मोटिवेट किया जाए काम करने के लिए, उनको कोई काम दे दिया जाए, उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए उस काम को करने की, तो वो क्रिएटिवली उस काम को करते हैं, क्रिएटिविटी शो करते हैं अपनी। People can be made to work to satisfy their social esteem and self-actualization needs. They can also be creative in solving organizational problem. इस थ्योरी के अंदर ये माना गया कि जो इस थ्योरी में विश्वास मतलब ये माना गया कि जो लोग होते हैं ह्यूमन बिहेवियर किस तरह का है कि वो सेल्फ एस्टीम के लिए काम करते हैं, अपने आप को अंदर से जवाब देने के लिए, उनको अंदर से गिल्टी ना हो, किसी और को जवाब देने के लिए नहीं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होके काम करते हैं। वो क्रिएटिव भी हो सकते हैं और उनका जो मेन मकसद होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो हैं उनको अचीव करना उनका मकसद होता है। Self control is essential for solving organization problem and achieving its goals. People can be made to develop self control, and that work is as natural as playing situation of favorable condition. कहते हैं कि वो नेचुरली अपने आप ही काम करते जाते हैं अगर उनको कंडीशन जो है फेवरेबल मिले, अगर उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, उनको मोटिवेट किया जाता है, तो काम करने वाले होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, वो क्रिएटिव भी होते हैं। इस कैटेगरी में उस तरह के लोगों को एज्यूम किया गया और ये माना गया कि जो लीडर जो है इस तरह की फिलॉसफी में विश्वास रखता है कि ह्यूमन जो नेचर से काम करने वाले होते हैं, लेजी नहीं होते हैं, उनको अगर अच्छी तरह से मोटिवेट किया जाए तो वो क्रिएटिव भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं उनको अचीव करने में हेल्प भी करते हैं। इस तरह की फिलॉसफी में विश्वास रखने वाले जो मैनेजर या लीडर होते हैं वे जनरली जो है सपोर्टिव होते हैं और फैसिलिटेटिंग होते हैं। दे केयर फॉर पीपल, गिव देम चांस टू वर्क इंडिपेंडेंटली, वो लोगों की केयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें ये नहीं है कि सिर्फ टास्क ओरिएंटेड होते हैं कि हमें काम चाहिए, किसी भी परिस्थिति में काम चाहिए, ऐसे वाले नहीं होते हैं। वो लोगों के अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है कि कोई बात नहीं, वो इस तरह वाले भी होते हैं कि अगर अभी आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या घर में कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई बात नहीं, आप इस काम को 2 दिन के बाद कर दीजिए, पर आप इसको अच्छी तरह कीजिए। तो इस तरह से सपोर्टिव होते हैं वो। दे केयर फॉर पीपल, गिव देम अ चांस टू वर्क इंडिपेंडेंटली, जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको उनकी केयर करते हैं, उनकी फीलिंग्स की केयर करते हैं और उनको चांस देते हैं इंडिपेंडेंटली काम करने का। हर काम में अपनी टांग नहीं अड़ाते हैं बीच में, इंडिपेंडेंटली उनको वर्क काम कर दे दिया जाता है और उनको मोटिवेट किया जाता है उस काम को करने के लिए। दे आर परमिसिव एंड हेल्प देयर सबऑर्डिनेट्स, अपने सबऑर्डिनेट्स की हेल्प करते हैं। दे हैव फेथ इन द सबऑर्डिनेट्स एंड डिपेंड ऑन देम, उनमें उनका विश्वास होता है अपने सबऑर्डिनेट्स में, उनको विश्वास होता है कि मेरे जो टीम के अंदर जो बंदे हैं, जो मेरे नीचे काम करने वाले हैं, जो इंडिविजुअल हैं, वो इस काम को पूरा कर लेंगे, उनको विश्वास होता है। हर टाइम चेक नहीं रखते हैं, हर टाइम चेक नहीं रखते कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, देखूं तो वो मज़े तो नहीं कर रहे हैं, वो आराम तो नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह के नहीं होते हैं। उनको विश्वास होता है अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं। पर ये कहते हैं कि ये जो ह्यूमन बिहेवियर है इसके बारे में केवल एक ये अजम्पशंस है और ये गलत भी हो सकती है। मैकग्रेगर ने माना है कि सिर्फ अजम्पशंस है ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में, कि 2 तरह की अजम्पशन ली गई हैं, जिसमें एक में जो पर्सन्स हैं ह्यूमन बिहेवियर है उनको लेजी माना गया है, उनको टास्क ओरिएंटेड नहीं माना गया, उनको क्रिएटिव नहीं माना गया, और दूसरे में उनको माना गया है कि वो क्रिएटिव होते हैं, वो लेजी नहीं होते हैं, अगर उनको मौका दिया जाए तो काम करने। ये एक अजम्पशंस है, ये सही भी हो सकती है और ये गलत भी हो सकती है, और ये डिपेंड करता है, कहते हैं कि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में काम कर रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये थ्योरी थी, थ्योरी एक्स एंड वाई का नाम दिया गया, जो लीडरशिप से रिलेटेड थ्योरी थी। दूसरी जो थ्योरी थी लीडरशिप से रिलेटेड, द ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप,
ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप में क्या बताया गया, 1960 से पहले ये माना जाता था कि अफेक्टिव लीडर जो वही उनको ही माना जाता था कि जिनके अंदर कुछ यूनिक क्वालिटी होती हैं, जो पर्सनालिटी ट्रेट होते हैं कुछ यूनिक होते हैं। जैसे ये माना जाता था कि उनकी, अगर आपको लीडर बनना है, एक अच्छा लीडर वही होगा जिसकी आवाज़ रौबदार होगी, जो दिखने में बड़ा पर्सनालिटी वाला होगा, या फिर जो अच्छे से लोगों के साथ बातचीत कर पाता होगा, अच्छे से अपनी बात समझा पाता होगा, या रिलेशन अच्छे बनाता होगा। तो इस तरह की जो क्वालिटी ट्रेट्स को कहते थे कि इस तरह की अगर पर्सनालिटी के अंदर इस तरह की पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं अगर किसी पर्सन के अंदर, तो वही एक अच्छा लीडर बन पाएगा। और इनको लीडरशिप क्वालिटी भी नाम दिया जाता था। 1960 से पहले ये बात की जाती थी कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपके अंदर कुछ यूनिक पर्सनालिटी ट्रेट्स होने चाहिए। अब अच्छे लीडर वही होते हैं, माना गया था कि जिनमें ये लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, जो भी हमने बात की कि रौबदार आवाज़ हो उसकी, कोई ये मानता था, या कोई ये मानता था कि उसकी पर्सनालिटी रौबदार होनी चाहिए, या कोई ये भी मानता था कि नहीं उसको जो कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह की लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात की गई थी, जिनकी यूनिक ये लीडरशिप क्वालिटी हो तभी एक अच्छा लीडर बन पाएंगे। इसके बारे में 1960 से पहले इस बारे में काफ़ी रिसर्च की गई कि क्या जो एक इफ़ेक्टिव लीडर जो है वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स के ऊपर डिपेंड करता है एक इफ़ेक्टिव लीडर होना। तो इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की गई 1960 से पहले, पर जो उसके रिज़ल्ट आए वो बड़े निराशाजनक थे। उसमें जो रिज़ल्ट आए उसमें ये देखा गया कि जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, सिर्फ यूनिक पर्सनालिटी ट्रेट्स होना ही एक अच्छे लीडरशिप बनने के गुण नहीं है। कि अगर आपके अंदर कुछ यूनिक पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं आप अच्छे एक लीडर बन जाएंगे, या आपके अंदर कुछ एक लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं तो आप एक अच्छे लीडर बन जाएंगे। तो इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। लेट 1950s में इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया और एक नई थ्योरी के बारे में बात की गई, जिसमें बात की गई कि बिहेवियर की बात की गई कि कुछ यहाँ पे पर्सनैलिटी ट्रेट की जगह इस थ्योरी के अंदर जो बिहेवियर थ्योरी थी, इसके अंदर ये बात पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बजाय जो एक्चुअल बिहेवियर होता है एक पर्सन का, एक लीडर का जो एक्चुअल बिहेवियर है उसके ऊपर एम्फेसाइज किया गया कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स कुछ नहीं होते हैं जिससे हम एक इफेक्टिव लीडर बन पाते हैं। कुछ एक बिहेवियर जो एक्चुअल बिहेवियर जो होता है एक पर्सन का, वो उसकी इफेक्टिवनेस दर्शाता है एज ए लीडर। ये बात की गई और इस थ्योरी को जो नाम दिया गया द बिहेवियर थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, इसको बिहेवियर थ्योरी ऑफ लीडरशिप माना गया। ये जो अप्रोच थी, बिहेवियर जो अप्रोच थी, दिस अप्रोच एज्यूम्स दैट लीडरशिप इज अ हाईली डायनेमिक रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड अदर मेंबर ऑफ एन ग्रुप इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। ये जो बिहेवियर जो थियोरी थी, ये क्या एज्यूम करती थी कि लीडरशिप क्या है, एक डायनेमिक रिलेशनशिप है एक इंडिविजुअल के बीच में, एक लीडर के बीच में, और जो एक ग्रुप है जो उसके एज अ सबऑर्डिनेट्स उसका काम करता है, जो उसकी टीम में जो काम करते हैं उनके बीच में एक डायनेमिक रिलेशनशिप है, एक एक्टिव रिलेशनशिप है, एक्टिव है, दोनों तरफ से एक्टिवनेस की बात की गई है, एक्टिव रिलेशनशिप है, दोनों का एक्टिव होना जरूरी है। ये नहीं है कि सिर्फ लीडर ही एक्टिव होगा और वो पैसिव होंगे, या वो एक्टिव होगा जो मेंबर हैं वही एक्टिव होंगे और वो पैसिव होगा, वो कुछ काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो रिलेशनशिप की बात की गई दोनों के बीच में, लीडर के बीच में और जो ग्रुप मेंबर के बीच में, वो एक एक्टिव एक डायनेमिक रिलेशनशिप की बात की गई कि दोनों का एक्टिव होना जरूरी है। जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल हैं, जो भी गोल अचीव करने हैं, उसके लिए दोनों का एक्टिव होना जरूरी है उनको अचीव करने के लिए। ये बात की गई इस थ्योरी के अंदर। यहाँ पे इस थ्योरी के अंदर एम्फेसाइज किया गया कुछ सर्टेन स्पेसिफिक जो बिहेवियर हैं उनके ऊपर एम्फेसाइज किया गया। अब ये कुछ सर्टेन स्पेसिफिक बिहेवियर कौन से हैं जो एक लीडर के अंदर होने चाहिए, उनको फाइंड आउट करने की कोशिश की गई। उसके लिए भी
काफ़ी रिसर्चेस की गई उन स्पेसिफिक बिहेवियर को फाइंड आउट करने के लिए कि एक लीडर के अंदर वो कौन से स्पेसिफिक बिहेवियर होते हैं या होने चाहिए जो उसको एक इफ़ेक्टिव लीडर बनाते हैं। अब इसी को और ये रिसर्चेस में ये भी पाया गया, ये भी जब रिसर्च की गई इन स्पेसिफिक बिहेवियर को फाइंड आउट करने की वो कौन से हैं, ये भी माना गया है कि जो ये लीडर्स का जो बिहेवियर पैटर्न है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। सिचुएशन किस तरह की, आप किस तरह के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, उस काम को लेके किस तरह की सिचुएशन है, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। उसके ऊपर डिपेंड करता है एक बिहेवियर पैटर्न एक लीडर का, जिनकी हम बात करते हैं कि वो स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न क्या होना चाहिए, वो सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। और इसलिए इस थ्योरी को, जो बिहेवियर थ्योरी है, इसको सिचुएशनल थ्योरी या कॉन्टीजेंसी थ्योरी का भी नाम दिया गया। सिचुएशनल थ्योरी जो बिहेवियरल थ्योरी की हम बात कर रहे थे, जो स्पेसिफिक पैटर्न स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न की हमने बात की गई थी, उसके बारे में माना गया कि वो सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन के अंदर काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस थ्योरी को सिचुएशनल थ्योरी या कॉन्टीजेंसी थ्योरी का भी नाम दिया गया। जो बिहेवियरल जो अप्रोच है, जिसमें हमने कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश की थी कि वो कौन से बिहेवियर पैटर्न हैं, स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न कौन से हैं वो जो एक इफेक्टिव लीडरशिप के लिए ज़रूरी हैं, एक इफेक्टिव लीडर बनने के लिए ज़रूरी हैं। उससे रिलेटेड जो रिसर्च है, उन बिहेवियर पैटर्न को फाइंड आउट करने की जो रिसर्च थी वो 1945 में शुरू की गई थी। और किसने शुरू की थी ये? ब्यूरो ऑफ बिजनेस रिसर्च एट ओहियो इन यूएसए के अंदर शुरू की गई थी 1945 के अंदर। और उस रिसर्च के अंदर जब ये रिसर्च शुरू हुई तो 1945 में ओहियो के अंदर जो ये रिसर्च शुरू हुई यूएसए में, उसमें बहुत सारे बिहेवियर पैटर्न खोजे गए। उस रिसर्च के जो रिजल्ट निकले उसमें बहुत सारे बिहेवियर पैटर्न खोजे गए, पर उन बिहेवियर पैटर्न को नैरो डाउन करके 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। 2 डायमेंशंस उसके बताए गए थे उन बिहेवियर पैटर्न के। एक तो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर था और दूसरा था कंसीडरेशन। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर पैटर्न क्या है कि शुरू में जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं तो वो इनिशिएट कैसे करना है उसको, वो कौन से बिहेवियर हैं। एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश वेल डिफाइंड पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन का एक वेल डिफाइंड पैटर्न हो, कि हिरार्की हो। जैसे प्रिंसिपल, स्कूल के अंदर ही अगर हम बात करें, मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल है, उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे साइंस डिपार्टमेंट का हेड है या मैथ्स डिपार्टमेंट के हेड हैं या एसएसटी डिपार्टमेंट के हेड हैं। उसके अंडर जो आगे पर्सन है जो काम करते हैं, मैथ्स डिपार्टमेंट की बात कीजिए, उसका एक हेड है, उसके अंदर 4-5, उसके अंडर जो 4-5 टीचर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में कि सबसे पहले तो जो मेन लीडर है उसने वो सारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फ्रेम करना है कि वो कौन सा है। इनिशिएटिंग efforts to establish well defined pattern of organization, एक well defined pattern organization का। दूसरा channels of communication, कि जो भी बात कहनी है वो कैसे जाएगी, किस चैनल के थ्रू जाएगी। ठीक है, कि पहले मैनेजमेंट से प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल्स के से फिर जो डिपार्टमेंटल हेड हैं उनके पास, उसके बाद सबऑर्डिनेट्स के पास। तो इस तरह से कम्युनिकेशन चैनल, मेथड और प्रोसीजर क्या रहेगा वर्क का, एंड टू स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एंड मेंबर्स ऑफ हिज ग्रुप, और उसके जो ग्रुप के मेंबर हैं और उसके बीच में किस तरह के रिलेशन होंगे। क्या वो डायरेक्टली आके बात कर सकते हैं या पहले वो किसी अपने लीडर को भेज के बात करा सकते हैं। तो इस तरह का पैटर्न, ये इसमें इस तरह का जो बिहेवियर था, जो डायमेंशन था इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में, शुरू में जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, ये चीज़ें रिक्वायर्ड थी। efforts to establish well defined pattern of organization, channels of communication, method and procedure of work, and to specify the relationship between himself and members of his group। दूसरा जो था, हमने 2 डायमेंशन की बात की थी, ये जो स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न था
जो फाइंड आउट किया गया रिसर्च के बाद, उसको 2 डायमेंशंस के अंदर नैरो डाउन कर दिया गया, उसके 2 डायमेंशन बना दिए गए थे। दूसरा जो डायमेंशन था कंसिडरेशन का, इस कंसिडरेशन में क्या चीज़ चली गई, बिहेवियर इंडिकेटर ऑफ फ्रेंडशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट, मतलब फ्रेंडशिप का एक बिहेवियर रहेगा इस तरह का लीडरशिप के बारे में, म्यूचुअल ट्रस्ट की आपस में ट्रस्ट रहेगा जो सबऑर्डिनेट्स हैं और जो हेड है उसके बीच में, रिस्पेक्ट एंड वार्मथ इन द रिलेशनशिप, दोनों के रिलेशनशिप में इंसल्टिंग नहीं होगा, वो रिस्पेक्ट होगी एक दूसरे के लिए बिटवीन द लीडर एंड मेंबर ऑफ हिज स्टाफ। इस तरह का जो बिहेवियर फाइंड आउट किया गया इफेक्टिव लीडरशिप के लिए, उसको 2 डायमेंशन के अंदर डिवाइड किया गया। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर मीन्स एक इफेक्टिव लीडर बनने के लिए ये वाला एक इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर वाला बिहेवियर होना चाहिए एक इफेक्टिव लीडर में। और दूसरा जो है कंसिडरेशन में आपकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात की गई है, एक लीडर के अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट अपने मेंबर्स के बीच में, मेंबर उसकी रिस्पेक्ट करें और वो मेंबर्स की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट हो, इस तरह की बात की गई। तो ये बिहेवियर पैटर्न फाइंड आउट किया गया इसके अंदर। इसके अलावा एक और तरह से इसको डिफाइन किया गया बिहेवियर पैटर्न को, जिसको हमने नाम दिया कि सिस्टम को अटेंड करते हुए, और दूसरा जो है इंडिविजुअल पीपल को अटेंड करते हुए किस तरह का बिहेवियर पैटर्न हो। सिस्टम को अटेंड करते हुए मीन्स जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, उससे रिलेटेड किस तरह का बिहेवियर हो, और जब आप पर्सन्स को डील करते हैं कि इंडिविजुअल पीपल को डील करते हैं तो उस टाइम आपका किस तरह का बिहेवियर तो हो। तो इस तरह से भी डिवाइड किया गया 2 ग्रुप्स के अंदर। एक तो हमने पहले बात की कि बिहेवियर पैटर्न को के क्या 2 डायमेंशन बनाए गए, इनिशियल स्ट्रक्चर और दूसरा कंसिडरेशन। एक तरीके से रिसर्चेस के बाद एक तरीके से और इसको डिवाइड किया गया, फाइंड आउट किया गया। वो क्या था, एक तो आप सिस्टम की जब बात करते हैं, सिस्टम ओरिएंटेड बिहेवियर पैटर्न बोलते हैं इसको, कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, उसके गोल्स की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, आपके गोल के विजन और मिशन की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम आपका बिहेवियर किस तरह का है, एक लीडर का बिहेवियर किस तरह का है। और जब आप एक अपने जो आपकी टीम के अंदर जो एक मेंबर है, अगर एज अ इंडिविजुअल उसकी बात कर रहे हैं, तो उस तरह आपका बिहेवियर, उस टाइम आपका बिहेवियर किस तरह का है, यानी कि इंडिविजुअल ओरिएंटेड और सिस्टम ओरिएंटेड बिहेवियर की बात की गई। यहाँ पे कहते कि ये जो हमने 2 बात की हैं, सिस्टम ओरिएंटेड और इंडिविजुअल ओरिएंटेड बिहेवियर पैटर्न की, कहते कि इसके बारे में जब इन रिसर्च से पहले भी इसके बारे में बात की जा चुकी थी, इन रिसर्चेस के बाद ही नहीं बात की है, इससे पहले भी काफ़ी टाइम पहले भी इसकी बात हुई थी, जिसको टेलर ने अपनी रिसर्च में डिफाइन किया गया था इस तरह के पैटर्न को, जिसमें उसने नाम दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी। उन्होंने टेलर ने ये बात की थी कि इस तरह की, उसमें उन्होंने बात की थी कि जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सकता है, टास्क को बढ़ाया जा सकता है, जो प्रोडक्शन है किसी भी कंपनी से रिलेटेड या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो है उसको बढ़ाया जा सकता है अगर मैन मशीन और टेक्नोलॉजी जो है उसको मैनिपुलेट किया जाए तो। यानी कि उन्होंने बात की थी कि अगर मैन को अपने अकॉर्डिंग चलाया जाए, जो पर्सन्स हैं उनको अपने अकॉर्डिंग जो लीडर जो है उनको कंट्रोल करके चलाए, उनके ऊपर कंट्रोल रखे, उनको डायरेक्ट करे, इस तरह के लीडर की बात की गई थी कि इस तरह का अगर मैन मशीन और टेक्नोलॉजी को कंट्रोल किया जाए तो प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, ये टेलर ने बात की थी। और ये सेम ही अप्रोच थी, ये सेम ही बिहेवियर था जो अभी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम टास्क ओरिएंटेड या सिस्टम ओरिएंटेड बिहेवियर बोलते हैं। उसी तरह से जिस तरह से टेलर ने बात की है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, इसी तरह से एल्टन मायो ने बात की थी कि सिर्फ टास्क को ही इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ही इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, जबकि जो ह्यूमन अफेयर्स हैं, जो ह्यूमन रिलेशनशिप हैं, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं,
उनको ह्यूमन रिलेशनशिप को भी इम्पोर्टेंस देनी है। इसीलिए यहाँ इसका जो पूरा नाम था साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी दिया गया था। साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर किसने स्ट्रेस किया था? टेलर ने स्ट्रेस किया था। उसने 1900 में इसकी बात की गई थी कि मैन मशीन और टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को जो अचीव किया जा सकता है उसको आगे लेके जाया जा सकता है। पर एल्टन मायो ने बात की थी कि सिर्फ टास्क को ही कंप्लीट करना हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ टास्क ओरिएंटेड ही नहीं होना चाहिए, जबकि ह्यूमन रिलेशनशिप को भी हमने महत्व देना है, उसकी भी इम्पोर्टेंस है। इंडिविजुअल नीड्स की बात की गई थी कि उनकी नीड्स क्या है, इंडिविजुअल की क्या नीड है। सिर्फ आप अपने काम के ऊपर फोकस नहीं करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल हैं, काम, हमें इंडिविजुअल की नीड्स को भी ध्यान में रखना है कि उनकी नीड क्या है। टास्क तो ठीक है आप काम करा रहे हो, पर उनकी भी नीड है कि सैलरी उनको भी चाहिए, उनको भी इंक्रीमेंट चाहिए, उनको भी मोटिवेशन चाहिए, उनको छुट्टियां भी चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, कंपनी किस तरह से काम करती है, लीडर किस तरह से काम करता है कि कोई उनको वीक में कोई छुट्टी नहीं देते हैं, 8 बजे तक काम कराते हैं, कि हमें सिर्फ कंपनी को आगे बढ़ाना है, उसके रिजल्ट के ऊपर एम्फिसाइज करना है। पर ऐसा नहीं है, ह्यूमन रिलेशनशिप, इंडिविजुअल्स की भी अपनी नीड्स होती हैं, उनको भी टाइम चाहिए, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम चाहिए, अपने लिए भी टाइम चाहिए। तो इस तरह की नीड्स की भी एल्टन मायो ने बोला कि सिर्फ टास्क ओरिएंटेड होना जरूरी नहीं है, सिर्फ पैटर्न जो है, एक बिहेवियरल पैटर्न जो है, एक लीडर का सिर्फ टास्क ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, और उसका ह्यूमन ओरिएंटेड, एक इंडिविजुअल की नीड्स को भी ध्यान में रखना है। तो इसलिए इसको जो इंडिविजुअल की नीड्स के ऊपर बेस थी, इसको कंपेयर किया गया, जो हमने अभी बात की थी पीपल ओरिएंटेड थ्योरी से। तो ये जो हमने दो चीज़ों की बात की है ह्यूमन बिहेवियर की, स्पेसिफिक पैटर्न की, सिस्टम ओरिएंटेड एंड पीपल ओरिएंटेड, वो पहले भी बात की जा चुकी थी, जिसको नाम दिया गया था साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिलेशनशिप थियोरी का। अब 1963 में जो स्टॉकडिल थे, स्टॉकडिल ने क्या किया, सिस्टम ओरिएंटेड, जिसको टास्क ओरिएंटेड और जो पर्सन ओरिएंटेड जो डायमेंशंस थे लीडरशिप के बिहेवियर के, जो डायमेंशंस थे, 2 डायमेंशन अभी हमने बात की, स्टॉकडिल ने उसको 6 सबसेट्स में के अंदर डिवाइड कर दिया गया किया। इन 2 मेन एस्पेक्ट्स को, जो बिहेवियर के 2 स्पेसिफिक जो बिहेवियर बताए गए थे, टास्क ओरिएंटेड और पीपल ओरिएंटेड, उसके आगे उन्होंने 6 सबसेट बना दिए, 6 तरह के बिहेवियर बताए उनके आगे फर्दर। और वो क्या थे उसके हम बारे में बात कर रहे हैं। सिस्टम ओरिएंटेड बिहेवियर में, जिसको हम टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर भी बोलते हैं, एक लीडर का, ये लीडर के स्पेसिफिक बिहेवियर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि एक लीडर का जो सिस्टम ओरिएंटेड बिहेवियर जो होता है, उसके आगे 6 सबसेट कौन से हैं, किस तरह के बिहेवियर हैं। एक तो प्रोडक्शन एम्फेसिस, कि उसका जो है प्रोडक्शन के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर एम्फेसाइज हो, वो एम्फेसाइज करे, इस तरह का बिहेवियर हो लीडर का। इफेक्टिव लीडरशिप के बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं। तो इफेक्टिव लीडर का क्या है, एक बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए, अगर सिस्टम ओरिएंटेड या बिहेवियर डायमेंशन के अंडर हम बात करें तो प्रोडक्शन के ऊपर एम्फेसाइज करें, रिजल्ट के ऊपर, एंड रिजल्ट कितना अच्छा रहा है, कैसे उसको अचीव किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे की जा सकती है। स्कूल के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो स्कूल में किस तरह से ज़्यादा एडमिशन लिए जा सकते हैं, या स्कूल में बच्चों का रिजल्ट कितना अच्छा रहा है, या जो भी ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए गए थे वो कितने अचीव हुए हैं, इसके ऊपर फोकस। तो प्रोडक्शन एम्फेसिस। दूसरा जो था इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर मीन्स कि किस तरह से उसने मैनेज करना है एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक स्कूल को, उसमें क्या चीज़ें आती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रोल को क्लासीफाई करना है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही जो उसका सबऑर्डिनेट्स हैं, जो टीम में उसके मेंबर हैं, एक पर्सन को बहुत ज़्यादा काम दे दिया गया और एक दूसरे को बहुत कम काम दिया गया, इस तरह से नहीं, क्लासिफिकेशन, प्रॉपरली क्लासिफाइड हो वर्क। क्लासिफिकेशन ऑफ रोल, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, असाइनिंग टास्क असाइन करना है दूसरों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को टास्क असाइन करना, एंड टेलिंग देम व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम एंड ऑफ अदर्स, कि क्या चीज़ें एक्सपेक्ट की जाएंगी उससे,
मतलब जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं, वो सारी क्लासिफिकेशन करनी है। इसको हम बोलते हैं इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। इस तरह का बिहेवियर होना चाहिए कि इफेक्टिव लीडर के अंदर, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तीसरा जो है रिप्रेजेंटेशन, उसने अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करना है। जब भी कहीं रिप्रेजेंट करने, हायर लेवल पे जब भी रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो जो लीडर है उसका बिहेवियर रिप्रेजेंटेटिव बिहेवियर हो। उसके अंदर अपनी जो एक्टिविटीज़, ग्रुप की जो एक्टिविटीज़ थी, जो भी ग्रुप में एक्टिविटीज़ की हैं, उसके जो सबऑर्डिनेट्स ने जो एज ए टीम जो एक्टिविटीज़ की हैं, उसको कैसे आगे पहुंचाना है, पब्लिसाइज कैसे करना है, जो हायर अथॉरिटी है उनको कैसे बताना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, स्पीकिंग फॉर ग्रुप के लिए बोलना, ग्रुप के हक के लिए बोलना, और जो उसके काम हैं, जो ग्रुप ने काम किए हैं उनको आगे प्रेजेंट करना, एक्टिंग एज स्पोक्स पर्सन फॉर ग्रुप के लिए एक लीडर का, एक स्पोक्स पर्सन का काम करना, इस तरह का रिप्रेजेंट करना, मतलब अपने ग्रुप को, इस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है कि इफेक्टिव लीडर से। नेक्स्ट जो है रोल अजम्पशंस, एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी, एज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी भी लेके चलनी है कि उसकी अथॉरिटी है, उसको एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी, एज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको ये सोचना है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये काम करवाना जो है, चाहे मतलब कई बार उसको प्यार से भी काम करवाना पड़ सकता है, अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, कई बार कंट्रोल करके भी काम, डायरेक्शन दे के भी काम कराना पड़ सकता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने एज्यूम करके चलने की, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम कराना, कैसे मेंबर से काम लेना है। नेक्स्ट है परसुएसिवनेस, लीडर का जो बिहेवियर है वो परसुएसिव हो, कि वो खुद भी जो वो पॉइंट बोल रहा है, जो उसने डिसीजन लिए हैं उसके बारे में वो खुद भी कन्विंसिंग हो, मतलब खुद भी उसको अपने डिसीजन के ऊपर रिलायबिलिटी हो कि हाँ मेरे डिसीजन ठीक हैं, और दूसरों को भी जो बात दूसरों के आगे फिर प्रेजेंट करनी है बात, उनको भी कन्विंस कर सके उन चीज़ के, उसके बारे में जो उसने बात कही है, जो डिसीजन लिए हैं उसके बारे में। नेक्स्ट जो है सुपीरियर ओरिएंटेशन, तो जो टीम का जो लीडर है उसके ऊपर भी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ भी उसका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा हो, कोर्डियल रिलेशनशिप हो, और वो वहाँ पे भी जो अपनी बात जो है, अपने ग्रुप की जो बात है ईजिली एक्सप्रेस कर पाए, इस तरह का उसका बिहेवियर हो। तो सिस्टम ओरिएंटेड बिहेवियर के जो डायमेंशंस हैं उसमें ये 6 सबसेट की बात की थी स्टगडिल ने। तो दूसरा जो है पर्सन ओरिएंटेड बिहेवियर के जो डायमेंशन है वो क्या थे, उसको भी 6 उसमें डिवाइड किया था स्टगडिल ने, किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए पर्सन ओरिएंटेड बिहेवियर। टॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, टॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी में है कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कई बार काम टाइम पे नहीं हो पाता है, किसी भी कारणों से काम टाइम पे नहीं हो पाता है, या काम में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसके अंदर इतनी टॉलरेंस हो कि ऐसा ना हो कि वो बहुत भड़क जाए, रिजल्ट्स के लिए थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है उसको, तो उसको एकदम भड़क नहीं जाना है, तो इस तरह की उसका जो टॉलरेंस वाला बिहेवियर हो। दूसरा जो है कंसिडरेशन मीन्स जो भी उसके ग्रुप के मेंबर हैं उसके लिए, सबके लिए उसके मन में एक रिगार्ड फॉर देयर कंफर्ट, वेलबींग, स्टेटस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोअर्स, की रिगार्ड हो कि उन्होंने क्या क्या चीज़ कंट्रीब्यूट की हैं, उसके जो ग्रुप के मेंबर हैं, जब मेंबर उन्होंने क्या क्या काम किए उसके लिए रिगार्ड हो। लीडरशिप बिहेवियर के अंदर ये चीज़ भी आती है कि वो उसको रिगार्ड करे, हर एक के काम को, जो भी मेंबर है, ग्रुप मेंबर जो है, जो भी काम करते हैं उसको रिगार्ड करे, उसके कंफर्ट के लिए भी सोचे पर्सन के, ये नहीं कि काम कराता जाए कि उनका कंफर्ट किस में, ठीक है, उनको लीव भी प्रोवाइड करनी है, उनको वेकेशंस भी देनी है, इस तरह का भी उसका एटीट्यूड हो। और जैसे जहाँ पे जिस वर्क प्लेस पे वो काम कर रहे हैं उनके कंफर्ट के लिए, कि उनके लिए जैसे टी का भी अरेंजमेंट हो, इस तरह के जो अरेंजमेंट उनकी कंफर्टेबल, जहाँ वो बैठे हैं, जहाँ पे उनकी बैठने की जगह है वो भी कंफर्टेबल हो, इस तरह का, ये नहीं कि बस काम करना है, इस तरह का ना हो। नेक्स्ट जो है थर्ड, टॉलरेंस ऑफ फ्रीडम। टॉलरेंस ऑफ फ्रीडम मीन्स आपके जो ग्रुप के मेंबर हैं उनको कुछ काम करने की आज़ादी है तो उसको टॉलरेट भी करे, दूसरों की जो फ्रीडम है उसको टॉलरेट कर सके। डिमांड
डिमांड रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन होता है सुलह। जैसे कई बार ग्रुप मेंबर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कई जो मेंबर हैं जो सबऑर्डिनेट्स हैं उसके उनके अंदर आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो वो कैसे उसको सुलझाए, उनकी सुलह कैसे कराए, इस तरह की एबिलिटी हो एक लीडर के अंदर। नेक्स्ट जो है इंटेग्रेशन, कि जो उसके ग्रुप मेंबर हैं उनको एक ग्रुप के अंदर, मतलब क्लोज निट ग्रुप मीन्स पूरी तरह से ऐसे ग्रुप जो है पूरी तरह से बांध के यूनिटी हो उनके ग्रुप के अंदर। ये नहीं है कि फूट डालो राज करो की नीति ना हो मेंबर्स के बीच में, एक की बात दूसरे के आगे कह दी, दूसरे की तीसरे, इस तरह का बिहेवियर ना हो। तो दिमाग इसमें इंटेग्रेशन में कि वो अपने ग्रुप के मेंबर्स को बांध के रखे, यूनिटी हो। प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी, प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी मीन्स जो भी जैसे आगे जो फ्यूचर में जो होना है उसके रिजल्ट के बारे में एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करे कि हाँ इस बार हमारा रिजल्ट इतना अच्छा रहेगा, मतलब हम इतना काम करेंगे कि इतना अच्छा रहेगा रिजल्ट, एक्यूरेट, और वैसा हो भी 90% वैसा हो जो वो प्रेडिक्ट करता है, तो इस तरह का बिहेवियर हो। तो ये सारे छह तरह के स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न बताए गए हैं पर्सन ओरिएंटेड बिहेवियर में एक अच्छे लीडर के अंदर। अब ये बात की गई है कि जो भी लीडर होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो कुछ तो जो होते हैं, कुछ जो लीडर होते हैं मोर सिस्टम ओरिएंटेड होते हैं, मतलब सिस्टम के लिए ज़्यादा काम करते हैं। इंडिविजुअल की जो उनके ग्रुप मेंबर हैं उनके वेलबींग के लिए कम काम करते हैं। मोर सिस्टम ओरिएंटेड एंड लेस पर्सन ओरिएंटेड, कुछ इस तरह के लीडर होते हैं। दूसरे जो हैं मोर पर्सन ओरिएंटेड होते हैं और लेस सिस्टम ओरिएंटेड। कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंडिविजुअल की वेलबींग के लिए, जो उनके ग्रुप मेंबर हैं उनके लिए ज़्यादा काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो गोल हैं उनको कम प्रेफरेंस देते हैं, तो उनको हम रखते हैं मोर पर्सन ओरिएंटेड एंड लेस सिस्टम ओरिएंटेड। इस तरह के लीडर होते हैं। तीसरे जो हैं इक्वली पर्सन ओरिएंटेड एंड सिस्टम ओरिएंटेड, दोनों को इक्वल प्रेफरेंस देते हैं। सिस्टम ओरिएंटेड भी होते हैं, इक्वली होते हैं, और इंडिविजुअल्स की नीड्स को भी ध्यान में रखते हैं। तो ऐसे जो इनको हम ट्रांजैक्शन स्टाइल बोलते हैं। इसको ट्रांजैक्शन स्टाइल मीन्स दोनों को प्रेफरेंस देना, इक्वल प्रेफरेंस देना, और जो इस तरह के जो लीडर होते हैं वो इफेक्टिव लीडर साबित होते हैं, जिनके जो बिहेवियर जो पैटर्न है जिनका वो इक्वल होता है, पर्सन ओरिएंटेड भी और जो है सिस्टम ओरिएंटेड भी। तो इस तरह के लीडर जो है इफेक्टिव लीडर साबित होते हैं। तो ये थ्योरी थी बिहेवियर से रिलेटेड कि किस तरह का एक्चुअल बिहेवियर जो है, एक्चुअल एक पर्सन का, एक लीडर का जो है एक्चुअल बिहेवियर ही बताता है कि वो कितना इफेक्टिव लीडर होगा। और उस एक्चुअल बिहेवियर के अंदर हमने दो तरह के बिहेवियर पैटर्न की बात की, पर्सन ओरिएंटेड और सिस्टम ओरिएंटेड। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।